बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें बेटा, लिखा हुआ है एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। कीट का एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर क्या था? अभी हमने सारी पोएम्स कर ली हैं इसकी। तो इसके अंदर क्या नेचर, वो किस तरीके से नेचर को देखता है, नेचर से वो क्या परसीव करता है, नेचुरल ब्यूटी को वो किस तरीके से फाइंड करता है अपनी लाइफ के अंदर, नेचर को वो एज अ टूल ऑफ सॉलेस जो है वो देखता है। इसके अंदर हम सारी ये चीजें देखेंगे। अच्छा, नेचर जो है कीड्स के लिए वो एक मैसेज देती है, एंड दैट इज द मैसेज ऑफ लव एंड ब्यूटी। बिकॉज जो भी चीज नेचर के अंदर अगली है, कीट्स उसको जो है वो ब्यूटीफुल देखता है। जैसे जस्ट लाइक टू ऑटम के अंदर हमने देखा कि वो ऑटम इज नॉट एज सच अ ब्यूटीफुल सीजन, बट कीट्स ने उस नेचर के अंदर जो है वो फिर भी ब्यूटी फाइंड आउट कर ली। Keat is one of the greatest lover and admirer of nature. In his poetry, we come across exquisitely beautiful description of wonderful sights and scenes of nature. He looks at the objects of nature with childlike delight, and his whole being is thrilled by what he sees and hears. As Topper Brooke says, he has a way of fluttering in butterfly fashion from one object to another, touching for the moment, for the momentary charm of each thing. Everything in nature for his is full of wonder and mystery. The sun rising, the moving cloud, the glowing bird, and the swimming fish. His early poems are witnesses of his sensuousness and keenness for the colors, beauty, smell, and sounds of the objects of nature around him. Gage is not only the poet of nature, in fact, all the romantics loves and appreciate nature with an equal order. The difference is that की love for nature is purely sensuous. Sensuous क्यों था? Sensuousness कीट्स की क्या शो करती है कि उसकी फाइव सेंसेस फील करती हैं कीट्स की सेंशुअसनेस को। यानी कि कीट्स की पोइट्री जो है वो एक सेंशुअस पोइट्री है। हमें ये लगता है कि हम ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं, हम इन सारे इमेजेस को टच कर रहे हैं, हमारे कान उन साउंड्स को सुन रहे हैं जो कि एक नाइटिंगेल की, उन सॉन्ग्स को सुन रहे हैं जो कि नाइटिंगेल के सॉन्ग्स हैं। तो सेंशुअस क्यों है उसकी पोइट्री? क्योंकि हमारी फाइव सेंसेस उस पोइट्री को फील करती हैं। He loves the beautiful sights and scenes of nature for his own sake. With him, no considerations of theology, humanity, or metaphysics mingle with nature. और वो जो है अपने ही परसेप्ट के, अपने ही कॉन्सिडरेशंस, मतलब वो अपने ही परसेप्शन, अपने ही सेक के लिए जो है उसको देखता है इन सीन्स ऑफ नेचर को। विद हिम नो कॉन्सिडरेशन, ना तो उसके अंदर वो थियोलॉजी ढूंढ रहा है, ना वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी, ना ही मेटाफिजिक्स मिंगल विद नेचर वो देखता है, बल्कि उसका अपना एक परसेप्ट है जो कि उसमें वो देखता है। While all other romantic see ethical, moral, or spiritual meaning in nature, for example, Wordsworth sees the spirit of God behind nature, a guide and universal mentor. Similarly, Coleridge adds strangeness to the beauty of nature by giving supernatural touch. जैसे वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या देखता है? वो गॉड को देखता है बिहाइंड नेचर, अ गाइड एंड यूनिवर्सल मेंटोर। सिमिलरली कॉलरिज जो है वो क्या ऐड करता है? स्ट्रेंजनेस टू द ब्यूटी ऑफ नेचर बाय गिविंग सुपरनेचुरल टच। ठीक है, स्ट्रेंजनेस देता है वो ब्यूटी ऑफ नेचर को बाय गिविंग सुपरनेचुरल टचेस। इसी तरीके से यानी कि वो सुपरनेचुरल टचेस दे के वो ब्यूटी ऑफ नेचर को फाइंड आउट करता है। ऑन द अदर हैंड, शैली इंटेलेक्चुअलाइजेस नेचर and see spirit of love and liberty behind it. Byron is interested in the vigorous aspects of nature, and he uses nature for the purpose of satire on the society. और बायरन जो है वो इंटरेस्टेड था किसके अंदर? विगरस एस्पेक्ट ऑफ नेचर में, और वो यूज करता नेचर फॉर द पर्पस ऑफ सटायर, मतलब वो सटायरिकल पर्पस के लिए जो है वो नेचर को यूज करता। सो द एटीट्यूड ऑफ द अदर रोमांटिक टुवर्ड्स नेचर इज कॉम्प्लेक्स, बट कीट एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर इज सिंपल. He derives unalloyed and pure pleasure in nature. He does not seek any spiritual, moral, or mystical meaning in it. He loves nature for its own sake, for not for the sake of anything else. Rather, he describes it as he sees it. He loves flowers because of their sweet fragrance and beautiful color. He loves the streams because of the music they create. He loves all objects of nature because of their inherent loveliness. According to Arthur Campton Rickett, the color scene, the touch, the pulsing music, these are the things that stir him to his depth. ठीक है, ये कलर सीन और टच, पल्सिंग म्यूजिक, ये क्या है? दीज आर द थिंग जो कि स्टर करती हैं हिम टू हिज डेप्थ.
He indulges in the world of natural beauty to forget his personal sorrows, as in the ode to Nightingale and the poet become one. The soul of the poet sings in the bird, which is the symbol of joy. अब यहाँ पे देखिए वो किस तरीके से नेचुरल ब्यूटी में, वर्ल्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी में इंडल्ज होता है ताकि वो भूल सके अपने पर्सनल सॉरोज को। ठीक है, नाइटिंगेल के अंदर वो क्या देखता है, अब यहाँ पे वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट के आपके काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको बेटा नोट डाउन करें कि ऑटो नाइटिंगेल के अंदर पोइट जो है वो क्या देखता है कि नाइटिंगेल और पोइट एक हो जाते हैं। यहाँ पे उसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी भी है, वो अपनी जात से निकल के किस जात में गुम हो जाता है, वो नाइटिंगेल की दुनिया में गुम हो जाता है। और फिर नंबर 2, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, अपनी रियलिटी रियल वर्ल्ड से निकल के वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाता है ताकि वो सॉलेस हासिल करे। अच्छा, अब एस्केपिज्म क्या है? एस्केपिज्म यही है कि वो सॉरोफुल वर्ल्ड से एस्केप करके नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर कितने पॉइंट्स आ गए? द सॉन्ग ऑफ बर्ड ट्रांसफर हिम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड ही फॉरगेट्स हिज पर्सनल सॉरोज इन द हैप्पी वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल। और सॉन्ग ऑफ बर्ड जो है वो उसको किस में ले जाता है? एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में ले जाता है, और वो अपने तमाम पर्सनल सॉरोज को भूल जाता है। इन द हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल ही सेज फेड फॉर अवे, dissolve and quite forget, but the among the leaf has never known the weariness, the fever and fret. अब वो क्या कहता है? fade far away, dissolve and quite forget, कि मतलब ये ऐसा सॉन्ग है, वो नाइटिंगेल को कहता है कि तुम्हारा सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है, तुम नहीं जानती जो कि इस दुनिया के गम है। यानी कि तुम लोग जो जंगलों में रहते हो, तुम लोग जो लीव्स में रहने वाली मखलूक हो, तुम लोग हमारे फीवर एंड फ्रेट्स को नहीं जान सकते। सिमिलरली इन ऑट टू ऑटम ही लॉसेस हिमसेल्फ इन द लवलीनेस ऑफ ऑटम। अब यहाँ पे देखिए पिछली लाइंस के अंदर क्या है, वो एक फॉरेस्ट लाइफ को या एक नाइटिंगेल की लाइफ को कंपेयर कर रहा है, उसके उसके खूबसूरत सॉन्ग को जो कि वो फुल ईज थ्रॉट के साथ वो सिंग कर रही है नाइटिंगेल, उसको वो कंपेयर किसके साथ कर रहा है? फीवर एंड फ्रेट के साथ, वेरीनेस, द फीवर एंड फ्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड के साथ वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। इसी तरीके से ऑट टू ऑटम में वो लॉस कर जाता है हिमसेल्फ इन द लवलीनेस ऑफ ऑटम। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को खत्म कर देता है, अपनी पर्सनालिटी को लॉस कर देता है किसमें? लवलीनेस ऑफ ऑटम में। ही लिव्स ओनली इन द प्रेजेंट एंड डज नॉट लुक बैक टू द पास्ट और फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। ठीक है, इंसान की जिंदगी का अलमिया ये है, हमारा मसला ये है, या तो हम पास्ट में रह रहे होते हैं, किसने हमारे साथ क्या कर दिया गम में, ठीक है, या हम फ्यूचर की प्लानिंग में क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, उसके बच्चे फलाने स्कूल में चले गए, मेरे बच्चे फलाने स्कूल में चले गए, उसके बच्चे के बाद टैबलेट, मेरे बच्चे के बाद पता नहीं टैबलेट कब आएगा। तो क्या होता है कि हम प्रेजेंट नहीं जीते, जो है उसमें हमने शुक्र नहीं करना। लेकिन कीट्स जो है वो क्या करता है? ही लिव्स होली इन प्रेजेंट एंड डज नॉट लुक बैक टू पास्ट और फॉरवर्ड इनटू, जो प्रेजेंट मोमेंट है वो उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। ठीक है, तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जरूर आप प्रेजेंट मोमेंट को कैच करें। जिंदगी कुछ लम्हों को कैद करने का नाम है, वो लम्हे इतने क्रिएटिव प्रोडक्टिव बना लें कि फ्यूचर की आपको फिक्र ना, फ्यूचर आपका खुद ही बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारा कि हम प्रेजेंट नहीं जीते। प्रेजेंट में मेरा बच्चा मेरे पास है लेकिन मैं उसको प्यार नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में इतने गम भरे हुए हैं कि मैंने क्या अपने बच्चे को टाइम देना। हम तो सिर्फ कुछ चंद एक लोगों की बुराइयां अपने बच्चों के सामने कर देते हैं और उनके दिमाग को स्पॉइल कर देते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? हम अपने प्रेजेंट को जीते नहीं है। इन दैट स्टेट ऑफ माइंड ही आस्क्ड, where are the song of spring, where are they? Think not of them, thou hast thy music too। और वो क्या कहता है यहाँ पे? उसी स्टेट ऑफ माइंड में, उसी प्रेजेंट सिचुएशन को जीते हुए, उसी प्रेजेंट मोमेंट जो कि वो एक नेचर के साथ गुजार रहा है, नेचर के अंदर वो एक सूदिंग इफेक्ट देख रहा है, वो उन्हीं नेचर के सूदिंग इफेक्ट्स को देखते हुए वो क्या कहता है? वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे? स्प्रिंग और ऑटम को वो आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है और वो कहता है कि भाई तुम्हारा तो अपना म्यूजिक है। ऑटम को वो कहता है कीट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज वेरी कीन एंड माइन्यूट, his nature pictures are vivid, detailed and elaborated. There are some inspired moments when the present beauty of nature with all its sensuous appeal gives him a mystical experience of deeper reality. In Ode to Nightingale, he like a mystic has glimpses and says,
Thou was not born for death, immortal but no hungry generation tread thee down. ठीक है, तुम जो हो मरने के लिए नहीं बने, ना ही कोई हंग्री जनरेशन तुम्हें गिरा सकती है। अब यहाँ पे वो एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को कंपेयर करता है एक नेचुरल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। और रोमांटिक ट्रेड, रोमांटिसिज्म में हमेशा यही देखा जाता है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है इसका, मेजर जो मेन ट्रेड वो यही है कि रोमांटिसिज्म क्यों ये एरा क्यों कहा गया कि ये एक न्यू एरा था रोमांटिसिज्म। बेसिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भाग के जब पोएट जो है वो सॉलेस हासिल करना चाहता था नेचर में, तो फिर इस तरह की पोइट्री जो है वो हमारे सामने आए, जब पोइट्री ऑफ नेचर जो है वो हमारे सामने आई है। तो यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट किस चीज का है, एक इमोर्टल बर्ड का है, और वो उसको कह रहा है तुम नहीं मर सकते, और ना ही ये हंग्री जनरेशन, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो पैसे के पीछे भागती है, जो जरा जरा सी बात पे किलिंग्स करती है, लड़ती है, झगड़ती है और छीना झपटी करती है, वो तुम्हें जो है गिरा ही नहीं सकती, ठीक है, तुम मर नहीं सकते। ही लव्स द काम रिस्पॉन्सिव नेचर, Shelley loves the dynamic changing aspect of nature in the flood, but Keats loved the seeming sleep of nature. Keats' description of nature is very beautiful, and he is in fact paints the picture with his word. Like Spencer, he has great pictorial quality. Keats describes things with beautiful images, and it seems as if he touches them, tastes them, hears them, and even smells them in the autumn nightingale. He says, fast fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk rose full of dewy wine, the murmurous hunts of flies on summer eves. Another quality of Keats as a poet of nature is that he often presents the objects of nature as living beings with a life of their own. He personifies the objects of nature. He looks at nature like the Greeks. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऑटो नाइटिंगेल में वो क्या कहता है, फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स कवर अप इन लीव्स एंड मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड, द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ ड्यूई वाइन, द मर्मरस हंट फ्लाइज ऑन समर ईव्स। अब वो जो है यहाँ पे जो है उन वॉयलेट्स की बात करता है जो कि फास्ट फेड हो रहे हैं, और एक सीजन की बात करता है मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड, यानी कि वो कहता है यहाँ पे कि बेशक यहाँ पे फास्टली फेड हो रहे हैं वॉयलेट्स, लेकिन क्या है, ये मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड है, यानी कि नए फूलों को दावत देने का, या नए फूलों के आगाज का, या स्प्रिंग सीजन की एक दावत है, उसका एक एल्डेस्ट चाइल्ड है, द कमिंग मस्ट रोज फुल ऑफ ड्यूई, जो कि ये दावत है, यानी कि ये जो फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स हैं ये एक्चुअली शो कर रहे हैं कमिंग मस्ट रोज को, जो कि फुल होंगे ड्यू से, वाइन से, बर्बरस, और इनकी वजह से क्या होगी यहाँ पे, मर्मरस हंट ऑफ फ्लाइज और समर ईव्स होंगी यहाँ पे, यानी कि समर इवनिंग्स होंगी यहाँ पे, मर्मरस हंट ऑफ फ्लाइज होगी, यानी कि दैट इज द स्लोगन या एक साइन है कि भाई स्प्रिंग आने वाली है, ठीक है, ये जो फेडिंग वॉयलेट्स हैं। तो वो यहाँ पे जहां अब एक क्वेश्चन आपको दिया था अभी पीछे मैंने परसों असाइनमेंट में, बैलेंसिंग इन कीट्स पोइट्री, ऐसे ही था। अब ये आपको बैलेंस नजर आ रहा है यहाँ पे, फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स एंड देन मिड में एल्डेस्ट चाइल्ड, जो कि कमिंग मस्ट रोज को शो कर रहा है। अगर एक तरफ वो जो है सैडनेस को शो करता है, फेडिंग को शो करता है, तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली वो फौरन से बैलेंस आउट करता है, वहां पे कोई ना कोई वो होप का मैसेज देता है, ठीक है। अगर एक तरफ कुछ चीज खत्म हो रही है तो दूसरी तरफ एक नए शुरू किसी चीज के आगाज की भी वो बात करेगा। तो उसकी हर चीज में सैड टोन एंड हैप्पी टोन, इमेजिनेशन देन रियलिटी, इसी तरह से रियल लाइफ, आर्टिफिशियल रियल लाइफ एंड द इमेजिनेशन, ठीक है। इसको वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेगा, मोर्टेलिटी, इमोर्टेलिटी। आप उसके तमाम स्टैंजास के अंदर थोड़ा सा गौर करें, यू विल सी द स्विचिंग ओवर, स्विच ओवर करता है ये, इसी को ड्रामेटिक डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। ये कीट्स के ड्रामेटिक डिवाइसेस हैं कि हाउ कि ये किस तरीके से स्विच ओवर करता है, कैसे स्टेट ऑफ माइंड को फौरन से चेंज करता है, और कैसे वो अपनी ऑर्ड्स के अंदर एक बैलेंस लेके आता है। Another quality of Keats as a poet of nature is that he often presents the objects of nature as living beings with a life of their own. He personifies the objects of nature. He looks at the nature like Greek. For example, he never sees an oak without beholding the dryad. The forests are haunted by pans and satyrs, and the sea is haunted by naiads.
फॉर हिम द मून इज सिंथिया, ठीक है, गॉडेस ऑफ मून को कहा जा रहा है, एंड सन इज अपोलो, गॉड ऑफ सन. In ode to autumn, he says, who had not seen thee of amid thy stores, something whoever seek abroad may find thee sitting careless on granary floor to hear some soft lift by the winnowing wind. ऑटम को वो हमेशा पर्सोनिफाई करता है. उसके लिए मून जो है वो गॉडेस ऑफ मून है, सिंधिया है. सन जो है वो गॉड ऑफ सन है, अपोलो है. और ऑटम जो है उसको भी वो पर्सोनिफाई करता है, यानी कि नेचर को वो पर्सोनिफाई करता है. और पर्सोनिफिकेशन उसकी बहुत कंप्लीटली और बड़ी खूबसूरती से उसने ऑट टू ऑटम के अंदर दिखाई है, जिसके अंदर हु हैव नॉट सीन दी ऑमड दाई स्टोर, किसने तुम्हारे वो स्टोर नहीं देखे, समथिंग हुएवर सीक अब्रॉड में फाइंड. अब यहाँ पे वो ग्रैंडरी फ्लोर की बात कर रहा है, विनोइंग वाइन की बात कर रहा है, वो इन सीड्स की बात कर रहा है जो कि जमा होते हैं उन स्टोर्स के अंदर, ठीक है. वो उन विनोइंग वाइन्स की बात करता है जो कि सीड्स को अलग करने के लिए काम आते हैं. तो टू सम अप वी कैन से दैट कीट्स इज बेसिकली अ सेंसुअस पोएट. ही लव्स नेचर फॉर हर ओन सेक. नेचर के लिए हर यूज किया है, ठीक है. नेचर से वो नेचर की खातिर ही मोहब्बत करता है. ही सीक्स टू लिव इन नेचर एंड टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद वन ब्यूटीफुल थिंग after another. For Keats, nature remains a perennial source of poetry and joy. Keats के लिए नेचर जो है वो एक perennial source of poetry और joy है. आगे बेटा ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं. जब भी आपको असाइनमेंट दी जाती है एटलीस्ट पहले उसकी साइड पे एक आउटलाइन बना लिया करें, और एग्जाम्स में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है. काइंडली आउटलाइन बनाया करें, आउटलाइन बनाएं ताकि आपकी एक जो असाइनमेंट है उसके अंदर एक सीक्वेंस जो है वो फील हो रहा हो. आज मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, ठीक है. आज आप लोगों ने वो मुझे करके देनी है रिगार्डिंग ऑड्स, ठीक है. नेचर और ऑड से रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, वो आप लोगों ने करना है. और कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटा वो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा. दुआ पढ़ लेते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.